तो जस्ट अभी फाइट नाइट कार्ड खत्म हुआ है और ये पूरा इवेंट बहुत ज्यादा अमेजिंग है। मेन कार्ड में बोलूंगा देखने पर इतना बड़ा नहीं लग रहा था, बट जो फाइट्स जाती हैं वो बहुत सही जाती हैं और यहाँ पर हमें काफी फाइट्स में फिनिशेस देखने को मिले। तो बिना टाइम वेस्ट किए रीकैप पे चलते हैं, जहां पर मेन कार्ड की पहली फाइट से स्टार्ट करते हैं। अब पूरे मेन कार्ड की बस यही बोरिंग फाइट थी, जहां पर लुई सदरलैंड सरप्राइज सरप्राइज टेक डाउन करके ही टाइटो इवासा को बीट कर देता है। आई थिंक सो टाइटो इवासा डन है, वो 7 फाइट की लूजिंग स्ट्रीक पे आ चुका है और इतनी बार बीट होने के बाद भी एक वीकनेस जो वो अपनी जरा भी सुधार नहीं पाया वो है उसकी टेक डाउन्स को डिफेंड करने की एबिलिटी। ये वाला मैचअप तो तुम बोल सकते हो टाई के लिए थोड़ा सा फेवरेट भी था, बट तब भी वो फाइट को विन नहीं कर पाया, जहां पर लुई सदरलैंड बहुत अच्छे गेम प्लान से आता है। उसने शॉर्ट नोटिस में फाइट को लिया था, बट तब भी बेटर कार्डियो दिखाते हुए वो टाइटो इवासा को सारे 3 राउंड्स ग्राउंड में लेके जाता है, ग्राउंड में ही फाइट को होल्ड रखता है और रिलेटिवली तुम बोल सकते हो काफी इजी वे से फाइट को विन कर जाता है। पूरी फाइट में टाइटो इवासा के पास कोई भी आंसर नहीं था। आई मीन एक बार अगर वो ग्राउंड में गिर जाए तो उसे नहीं आता है वापस उठना। तो ज्यादा कुछ यहाँ पर फाइट में बात करने को नहीं है, क्योंकि मेजॉरिटी ये फाइट ग्राउंड में रहती है और ग्राउंड में भी कुछ ऐसा नहीं हो रहा था कि सदरलैंड बहुत ज्यादा पंचेस को थ्रो कर रहा है, बट वो लिटिल इनफ पंचेस को थ्रो कर रहा था जिससे कि फाइट स्टॉप नहीं हो रही थी और वो दोनों फाइटर्स ग्राउंड में ही रह रहे थे। अब थोड़ी सी एक बड़ी मूवमेंट आती है लास्ट के मिनट में, जहां पर फाइनली रेफरी फाइट को स्टॉप करता है और दोनों को वापस खड़ा करवा देता है। और जैसे ही दोनों फाइटर्स एक दूसरे के क्लोज आते हैं एकदम से एंगल कट होता है। मुझे लगा कि टाइटो इवासा ने जो नी को थ्रो किया वो कनेक्ट होगी लुई सदरलैंड के ऊपर और सदरलैंड नीचे गिर गया, बट बाद में पता चलता है कि एक बॉल की तरह सदरलैंड ने फ्रंट रोल किया था और उसकी वजह से टाई को मिल जाती है टॉप पोजीशन, बट वो तब भी कुछ नहीं कर पाता क्योंकि वो बहुत ज्यादा टायर्ड हो गया था और बिल्कुल एंड ऑफ द फाइट में वो फाउल भी कर देता है, जहां पर वो ग्राउंडेड सदरलैंड के ऊपर नी को भी लैंड कर दिया। तो नॉट ओनली टाइटो इवासा तीनों राउंड्स को लूज किया, बट इसी के साथ उसका एक पॉइंट भी डिडक्ट होता है। इसीलिए जब स्कोर कार्ड्स को सुनाया गया तो 30-27 नहीं बल्कि 30-26 वे से लुई सदरलैंड फाइट को विन कर गया। तो टाइटो इवासा के लिए गाइस इट्स ओवर। लुई सदरलैंड से वो विन नहीं कर पाया, तो आई एम नॉट श्योर कि वो और कौन से हैवीवेट फाइटर से विन कर सकता है। अब बात करते हैं अगली फाइट की। ये भी हैवीवेट डिवीजन की फाइट थी, बट टाइटो इवासा और लुई सदरलैंड की फाइट से ये फाइट कंप्लीट ऑपोजिट जाती है, जहां पर हैवीवेट का हमें एक प्रॉपर वॉर देखने को मिलता है और राउंड 2 में ब्रांडो परिचिच शमील गाजियव को नॉकआउट कर देता है। मैं इतना ज्यादा शॉक था ना फाइट देखकर, पता नहीं कैसे शमील गाजियव इतने ज्यादा पंचेस को ले रहा था। दोनों राउंड्स में ब्रांडो ने उसके ऊपर बहुत ज्यादा ह्यूज पंचेस को थ्रो किया है। हर एक पंच लैंड होने के बाद शमील का जो हेड है वो स्नैप बैक भी कर जा रहा था, बट पता नहीं कैसे शमील गाजियव खड़ा रहता है और इतनी ज्यादा बीटिंग लेने के बाद भी वो फॉरवर्ड मार्च कर रहा था और खुद के भी काफी अच्छे पंचेस को लैंड करने लग पड़ा था। एक टाइम तो ऐसा भी आ जाता है कि ब्रांडो परिचिच इतने ज्यादा पंचेस को थ्रो करने के बाद टायर्ड सा भी होने लग पड़ा था और फिर शमील गाजियव के जो पंचेस थे वो हर्ट करने लग पड़े थे ब्रांडो परिचिच को। शमील गाजियव जो राउंड 1 में अपर कट को थ्रो करता है उसने ब्रांडो को एक्चुअली में हर्ट कर दिया था, बट फिर वही बात आती है शमील गाजियव के पास भी इतना कार्डियो नहीं है और वो बैडली हर्ट हो रहा था। तो राउंड 2 में इतनी ज्यादा बीटिंग लेने के बाद फाइनली शमील गाजियव क्रम्बल डाउन कर जाता है। ब्रांडो परिचिच उसके ऊपर 2-3 पंचेस को थ्रो करता है जिससे कि शमील गाजियव वॉबल हो गया और फिर एक ह्यूज शॉट शमील गाजियव ड्रॉप हो जाता है। बहुत ही ज्यादा टाइम के बाद तुम बोल सकते हो एक हैवीवेट फाइट को देखने में मजा आया, जहां पर दोनों ने स्टैंड अप वॉर किया है और ऐसा नहीं था कि कोई फाइटर अचानक से नॉकआउट हो गया, बल्कि शमील गाजियव ने बहुत ज्यादा हार्ड को दिखाया है। और थोड़ी सी मैं शमील की ज्यादा बात कर रहा हूं क्योंकि सबको पता था कि ब्रांडो परिचिच आराम से फाइट को विन कर जाएगा, बट हर किसी ने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है शमील और राउंड 2 तक ले जाता है फाइट, जहां पर उसने भी ब्रांडो परिचिच के ऊपर ह्यूज शॉट्स को लैंड किया। तो बहुत अच्छा हार्ड बाय शमील गाजियव। और ब्रांडो परिचिच की बात करें तो उसके लिए भी एक बहुत अच्छी विन, जहां पर वो भी थोड़े से चैलेंज को फेस करता है और राउंड 2 में चले जाती है फाइट। तो इससे ब्रांडो परिचिच और बेटर होगा और बोल सकते हैं वो बहुत जल्दी राइज कर रहा है। और क्योंकि ये हैवीवेट डिवीजन है तो मे बी हम नेक्स्ट फाइट में ही ब्रांडो परिचिच को देखने वाले हैं एक टॉप रैंक फाइटर के साथ। और अब मूविंग ऑन तो फेदरवेट डिवीजन में चलते हैं, जहां पर फ्री की रही की पहले राउंड में ओले श्मिड को नॉकआउट कर देता है। ब्रो आई टोल्ड यू गाइस, मारवन रही की बहुत ज्यादा सही फाइटर है। यहां पर हमें उसकी एक प्रॉपर मास्टर क्लास देखने को मिलती है, जहां पर ओले श्मिड का मैंने बताया था कि वो बैकवर्ड मूव करता हुआ इतने अच्छे से फाइट नहीं करता और एग्जैक्टली यहां पर मारवन रही ने उससे वही करवाया, जिधर वो इतना भी ज्यादा एग्रेसिव नहीं किया पर उसने प्रॉपर प्रेशर को मेंटेन किया हुआ था। वो जैब को थ्रो कर रहा था, किक्स को थ्रो कर रहा था और इसके साथ सबसे बड़ी एडवांटेज जो मुझे लगी मारवन रहीकी के पास थी वो थी उसकी स्पीड
लीड। बिल्कुल नॉकआउट से पहले ऑली श्मिड ट्राई करता है अपने जैब से पुश फॉरवर्ड करने की, बट रही कि यहाँ पर एकदम से उसे राइट पंच से काउंटर कर देता है और उसके बाद फिर हमें देखने को मिलता है पंच कॉम्बिनेशन, जहां पर मार्वन रही की 4 पंच कॉम्बो को थ्रो करता है, वो जैब को थ्रो करता है, राइट हुक को थ्रो करता है, वो पार्शियली लैंड होते हैं, बट उसके बाद लेफ्ट हुक क्लीन लैंड होता है ऑली श्मिड के ऊपर और ऑली श्मिड ड्रॉप हो जाता है। बहुत ही ज्यादा सही पंच कॉम्बो था और ये जो लेफ्ट हुक ने ड्रॉप किया है, इसके बाद मार्वन रहीकी ने एक और लेफ्ट हुक को थ्रो किया था। इससे पता लगता है कि वो फाइट में कितना ज्यादा फास्ट था और फिर उसके बाद कपल ऑफ ग्राउंड एंड पाउंड शॉट्स और ये फाइट ओवर हो जाती है। तो बहुत अच्छी विन बाय मार्वन रहीकी। आई गेट इट कि ऑली श्मिड ने ये फाइट शॉर्ट नोटिस में ली थी, बट मार्वन रहीकी के पीछे अब काफी अच्छी हाइप आ रही है। उसे फ्री की रहीकी बोल रहे हैं क्योंकि जिस वे से वो फाइट करता है हमेशा वो फिनिश के लिए जाता है और यहां पर भी उसने एग्जैक्टली ये किया है। और अब चलते हैं फ्लाईवेट डिवीजन में, जहां पर हमें स्टीव वर्सेक से एक टेक्निकल सुपरमेसी देखने को मिलती है। वो 2 राउंड्स टू 1 टिम मिलेट को बीट करके यूनानिमस वे से फाइट को विन कर जाता है। पहले राउंड में टिम मिलेट बहुत ज्यादा मूव कर रहा था और स्टीव वर्सेक को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम पड़ रही थी। वो टिम मिलेट के जो स्विंगिंग लेफ्ट पंचेस है उनसे कैच भी हो गया और मुझे लगा कि सच में टिम मिलेट फाइट को विन करने वाला है, बट फिर उसके बाद जो बोलते हैं कि डाटा को डाउनलोड करने वाली बात आती है, वो चीज करता है स्टीव वर्सेक। पहले राउंड में बोल सकते हैं उसने प्रॉपर वे से ही टिम मिलेट को रीड कर लिया और फिर राउंड 2 ऑनवर्ड्स हम देखने लग पड़ते हैं उसकी बहुत सही बॉक्सिंग। बस अपने जैब और राइट स्ट्रेट पंच से ही वो टिम मिलेट के ऊपर प्रॉपर बीटिंग को पुट ऑन करने लग पड़ा। जो पहले राउंड में टिम मिलेट इतना ज्यादा मूव कर रहा था और पुश फॉरवर्ड कर रहा था, वो पूरा राउंड 2 ऑनवर्ड्स खत्म हो जाता है, जहां पर स्टीव वर्सेक की फुट मूवमेंट बहुत अच्छी होने लग पड़ी। वो अपने जैब को प्रॉपर वे से सेटअप कर लेता है और एक बार जैसे ही उसका जैब सेटअप हुआ, ये फाइट कंप्लीटली स्टीव वर्सेक की साइड होगी। खुद के भी टेकडाउन्स को वो शूट कर रहा था और टिम मिलेट के जो टेकडाउन्स थे उनसे बेशक वो ग्राउंड में गिर जा रहा था, बट बहुत जल्दी वो वापस खड़े होकर फिर से बीटिंग को पुट ऑन करने लग पड़ा था। और फिर लास्ट राउंड में नॉट ओनली अब उसका जैब और राइट स्ट्रेट पंच कनेक्ट हो रहा था, बट ऑल्सो इसके साथ अब स्टीव वर्सेक हुक्स को भी लैंड करने लग पड़ा और हम देखते हैं कि राउंड 2 और राउंड 3 में टिम मिलेट प्रॉपर बीट डाउन होता है। अब बेशक ये फाइट डिस्टेंस गई है, बट जिस वे से स्टीव वर्सेक ने रीड किया है टिम मिलेट को, वो बहुत ज्यादा अमेजिंग था देखना। पहले राउंड को वो लूज करता है, बट फिर राउंड 2 और राउंड 3 में अपनी बहुत ही सही बॉक्सिंग को दिखाते हुए वो ओवरऑल फाइट को और एक काफी अच्छे वेटरन टिम मिलेट को बीट कर देता है। और अब मूविंग ऑन तो को मेन इवेंट में चलते हैं, जहां पर जिसका डर था वही हुआ है गाइस। क्विलन साइलकेट पहले राउंड में बेनील दारिश को स्लाइम आउट कर देता है। अब जिस वे से बेनील ने स्टार्ट की थी ना फाइट, मुझे लगा कि बेनील अपना वेटरन एक्सपीरियंस दिखाने वाला है, वो फाइट को विन करने वाला है। उसने एकदम से बॉडी किक के बाद जो जैब से क्विलन साइलकेट को स्प्लिट सेकंड के लिए ड्रॉप कर दिया, वो बहुत ज्यादा बड़ी मूवमेंट थी। और उसके बाद बेनील दारिश काफी अच्छे वे से फाइट कर रहा था, वो क्लिंच कर रहा था, ग्रैपल करने के लिए फोर्स कर रहा था क्विलन साइलकेट को। बट इन सब के बाद ये वाली मूवमेंट देखो, यहां पर बेनील दारिश ने सबसे बड़ा फकअप किया है, जिधर वो अपनी गेम को अबैंडन करते हुए एक ह्यूज एल्बो को थ्रो करने की ट्राई करता है और बस यही चाहिए था क्विलन साइलकेट को। साइलकेट यहां पर एकदम से डक करता है और काफी अच्छे वे से मैं बोलूंगा हल्का सा सर्कल करके डिस्टेंस को मेंटेन कर लेता है और बूम क्लीन राइट पंच को कनेक्ट करता है बेनील दारिश के ऊपर। बेनील दारिश बहुत ज्यादा हर्ट हो जाता है और यहां पर बेनील को चाहिए था कि वो फिर से ग्रैपल करने के लिए जाए, बट बेनील दारिश ट्राई करता है काउंटर स्ट्राइक्स को थ्रो करने की, जो कि ऑब्वियसली गिवन दैट कि वो हर्ट है और उसके पास चिन भी नहीं बची है। तो इसी के एडवांटेज लेते हुए क्विलन साइलकेट एक और बहुत बड़े राइट पंच को थ्रो करता है, जो कि इस बार बेनील दारिश को बैडली ड्रॉप कर देता है। अब जाकर बेनील दारिश ग्रैब करने की ट्राई करता है, बट ये टू लेट हो चुका था और बहुत इजी वे से स्क्रैम्बल करके वो बैक टेक लेता है और ह्यूज शॉट्स को लैंड करते हुए उसने बेनील दारिश को नॉकआउट ही कर दिया। क्विलन साइलकेट स्ट्रॉन्ग विन कर रहा है लाइट वेट डिवीजन में। बस एक फाइट को हटा दें तो बाकी सारी फाइट्स में वो नॉकआउट से विन किया है और इसी के साथ अब विद इन नो टाइम वो टॉप 15 में आ चुका है। लाइट वेट डिवीजन को बहुत ज्यादा नीड है न्यू यंग फाइटर्स की और क्विलन साइलकेट इसी चीज को लेके आता है, जहां पर वो इनसेन वे से फाइट्स को विन कर रहा है। और जैसे कि कमेंटेटर्स ने कहा, क्विलन साइलकेट अब कोई अपकमिंग फाइटर नहीं रहा, बल्कि वो एक लाइट वेट डिवीजन का कंटेंडर बन चुका है। अगर तो क्विलन साइलकेट विन करता रहा और वो भी ऐसे वे से विन करता रहा, तो मुझे लगता है 2-3 और विंस और एकदम से टाइटल शॉट भी क्विलन साइलकेट को मिल सकता है। और अब मूव करते हैं मेन इवेंट फाइट में, जहां पर कार्लोस प्राटिस डोमिनेट करता है जैक डेला मेडलेना को और राउंड 3 में फाइट को फिनिश कर देता है। जेडीएम ने पूरी फाइट में बहुत ज्यादा बीटिंग ली है और एक टाइम पर तो मुझे ऐसा लग रहा था कि रेफरी को ही स्टेप इन करके फाइट को ओवर कर देना चाहिए, क्योंकि राउंड 2 के एंड और राउंड 3 में ऐसा लग रहा था कि जेडीएम की बॉडी ने कंप्लीटली गिव अप कर दिया है। बस उसका बोल सकते हैं हार्ट था, जिसकी वजह से वो फाइट कंटिन्यू कर रहा था। बट जब बॉडी की बात करते हैं, स्पेशली जब लेग की बात करते हैं, तो कंप्लीटली जेडीएम जा चुका था। भाई
कार्लोस प्राटिस बहुत ज्यादा स्केरी है। अगर तो फाइटर प्राटिस को ग्राउंड में नहीं लेके गया ना, ऑलमोस्ट एक गारंटी मानो कि प्राटिस उसको बहुत बुरे तरीके से बीट करने वाला है और उसको इवेंचुअली फिनिश कर देगा। यहां पर भी हम देखते हैं कार्लोस प्राटिस की पावर इतनी ज्यादा है कि उसके ओपोनेंट्स जो कि रेसलर भी नहीं है वो भी फोर्स हो जाते हैं टेक डाउन्स को शूट करने के लिए। जेडीएम भी एग्जैक्टली ये करता है, जैसे ही वो नीज और लेफ्ट पंचेस को खाने लग पड़ा एकदम से वो भी टेक डाउन्स को शूट करने लग पड़ता है, बट ये ज्यादा टाइम तक नहीं रहता है। और हर बार जब भी प्राटिस ने डिसाइड किया उसके ऊपर पंचेस को थ्रो करना तो हमेशा वो जेडीएम को बहुत ज्यादा हर्ट कर रहा था। पहले और सेकंड राउंड में दोनों बार ट्राई करता है जेडीएम कि वो एग्रेसिव फाइटर बने, वो प्रेशर को पुट ऑन करे प्राटिस के ऊपर, बट ये चीज प्राटिस लेग किक्स और बॉडी किक से अपने ऊपर आने ही नहीं दे रहा था। इसीलिए नोटिस करना 10-15 सेकंड के लिए जेडीएम तो प्रेशर डाल ले रहा था, बट उसके बाद उसे बैकवर्ड मूव करना पड़ रहा था और वहीं से कार्लोस प्राटिस उसके ऊपर हर एक स्ट्राइक को लैंड कर रहा था। बीट पंचेस या फिर नीज ले लो, बॉडी किक्स, लेग किक्स, हर एक स्ट्राइक कार्लोस प्राटिस ने थ्रो की है और जेडीएम हर किसी से बहुत ज्यादा हर्ट हो रहा था। अब पहले राउंड में तो जेडीएम ने काफी अच्छा किया। उसको जैसे ही पता लगा कि प्राटिस के पास बहुत ज्यादा पावर है, वो एकदम से प्रॉपर टाइमिंग को सेट करता है और कार्लोस प्राटिस को ग्राउंड में लेके चले जाता है। बट इधर भी तुम प्राटिस के फेस को देखो, प्राटिस हंस रहा होता है और जेडीएम से बात कर रहा होता है। प्रोबेबली वो ये बोल रहा होगा कि जेडीएम तो एक स्ट्राइकर है तो फिर वो टेकडाउन्स को शूट क्यों कर रहा है। बट अब राउंड 2 की बात करते हैं और यहां पर ग्राउंड में जाने के बाद जैसे ही फाइट रिज्यूम होती है बहुत ज्यादा बीटिंग को पुट ऑन करने लग पड़ता है प्राटिस। वो बात भी कर रहा होता है जेडीएम के साथ और इसी के साथ बहुत अच्छी नीज को भी लैंड कर रहा होता है फेस पर। और फाइट से पहले मुझे ऐसा लग रहा था अगर तो जेडीएम फ्लो स्टेट में आ जाता है जहां पर वो पंच कॉम्बिनेशंस को लैंड कर रहा है तब प्राटिस ट्रबल में आ जाएगा, बट इसका कंप्लीट ऑपोजिट होता है जहां पर इस फ्लो वाली स्टेट में कार्लोस प्राटिस आ जाता है। पंच कॉम्बिनेशंस के साथ वो नी को भी थ्रो कर रहा था जिससे कि जेडीएम ब्लडी भी होने लग पड़ता है। और इसके बाद एंड ऑफ द राउंड 2 में कार्लोस प्राटिस ने एक बहुत बड़ी एल्बो को थ्रो किया और इसी के साथ बिल्कुल एंड में वो एक प्रॉपर लेग किक को थ्रो करता है जिससे कि जेडीएम ड्रॉप ही हो जाता है। यहां पर जेडीएम के फेस को देखो, बहुत ज्यादा हर्ट था जेडीएम, वो जोर का चिल्ला भी रहा होता है और यही चीज राउंड 3 में भी कंटिन्यू रहती है जहां पर जब भी जेडीएम साउथ पा वाली पोजीशन में आ रहा था तो हमेशा प्राटिस ने उसकी लीड लेग को चॉप किया जिसकी वजह से अब जेडीएम अपने प्रॉपर स्टांस को भी नहीं ले पा रहा था। और वहीं से जैसे सेकंड राउंड में बीट डाउन हुआ वैसे ही थर्ड राउंड में भी कंटिन्यू रहता है। वो ब्लीड भी बहुत ज्यादा कर रहा था। एक और छोटी सी चीज तुम नोटिस करना, पहले राउंड में इतना ज्यादा नहीं था ये, बट सेकंड और थर्ड राउंड में बहुत बार हमें ये देखने को मिला जहां पर क्योंकि प्राटिस के जो पंचेस थे वो बहुत ज्यादा जेडीएम को हर्ट कर रहे थे और जेडीएम शेल अप कर जा रहा था, तो इसीलिए फिर प्राटिस अपनी फेंट गेम को भी दिखाने लग पड़ता है जहां पर वो बार बार फेंट कर रहा होता है। और हर बार तुम जेडीएम के फेस को देखना, वो हर एक फेंट पर बाइट कर रहा था, हर एक फेंट पर बाइट करके एकदम से अपने टाइट गार्ड को रख ले रहा था कि प्राटिस कोई बड़े पंच को थ्रो करने वाला है। ये कभी भी अच्छा नहीं रहता जब फाइटर इतना ज्यादा बाइट करने लग पड़ता है फेंट्स के ऊपर, क्योंकि इससे पता लगता है कि जो शॉट्स एक्चुअली में लैंड हो रहे हैं वो कितने ज्यादा बड़े शॉट्स हैं। फिर एंड ऑफ द फाइट की बात करते हैं। यहां पर प्राटिस हेड किक को थ्रो करता है जो कि वैसे तो जेडीएम ने प्रॉपर वे से डिफेंड की थी, बट प्राटिस की तुम पावर को देखो, उसकी किक में इंपैक्ट इतना ज्यादा था कि पूरे तरीके से ब्लॉक करने के बाद भी जेडीएम ग्राउंड में गिर जाता है। इसके बाद बस फिर प्राटिस यहां पर एक और लेग किक को थ्रो करता है जो कि जेडीएम के मुंह से स्क्रीम को निकाल देता है क्योंकि जेडीएम बहुत ज्यादा हर्ट था। और ये देखते हुए प्राटिस एक और लेग किक को थ्रो कर देता है जिससे कि वंस अगेन जेडीएम ड्रॉप हो जाता है। जैसे मैंने पहले कहा यहीं पर जेडीएम डन था। मुझे लगा कि ये फाइट यहीं पर रोक सकते थे, कोई भी कंप्लीट नहीं करता, बट रेफरी फाइट को नहीं रोकता है, इसीलिए फिर प्राटिस पूरा चले जाता है जेडीएम के ऊपर। वो ह्यूज एल्बोस को लैंड कर रहा होता है और तब जाकर रेफरी फाइट को स्टॉप करता है। तो एक फॉर्मर चैंपियन को फीट में डोमिनेट करके बीट करना, जिसको बोला जाता है कि वेल्टरवेट का टॉप बॉक्सर में से एक है, तो ऐसे फाइटर को ब्रूटली बीट करना, ये मुझे लगता है कि कार्लोस प्राटिस की बेस्ट विन है अभी उसके करियर की। और अब इसके बाद टाइटल शॉट नहीं मिला तो कम मिलेगा। 100% कार्लोस प्राटिस टाइटल शॉट को डिजर्व करता है। पहले भी उसका लग रहा था कि वो टाइटल शॉट को डिजर्व करता है और अब तो मेरी ओपिनियन में गारंटी होनी चाहिए कि उसकी नेक्स्ट फाइट टाइटल के लिए हो रही है। बहुत ही ज्यादा स्केरी फाइटर है प्राटिस, एक प्रॉपर स्नाइपर की तरह वो फाइट करता है। इतने ज्यादा फालतू के पंचेस को वो थ्रो नहीं करेगा, बट जब भी वो थ्रो करता है बहुत ही इंसेन वे से ये लैंड होते हैं। इन्हीं के साथ फिर नीज की बात करें या फिर लेग किक्स की बात करें तो ये भी प्राटिस बहुत अच्छे वे से थ्रो कर रहा है। तो स्टार्टिंग में जैसे मैंने कहा, अगर तो प्राटिस को तुम्हें स्टॉप करना है तो टेक डाउन्स को करना पड़ेगा ही पड़ेगा, वरना प्राटिस इतना स्केरी फाइटर है कि वो अपने ओपोनेंट को फिनिश कर ही देगा। तो दैट्स इट गाइस, ये था पूरा रिकैप मेन कार्ड का। मुझे सच में ये कार्ड देखने में बहुत मजा आया, बट व्हाट अबाउट यू गाइस, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स तुम्हें ये सारी फाइट्स कैसे लगी और कौन सी फाइट तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट गई है।